ध्यान दीजिए, डस्ट ऑफ स्नो। यहां पे स्नो का मतलब होता है बर्फ, ऑफ यानी की, और डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल, यानी बर्फ की धूल। मैंने सामने देख लो, ये तो घर पे जाके खोल लेना, तो अगले साल बेचने का प्लान है, हैं? वही तो ना, ध्यान दो। ये पहली हमारी पोइम है, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल या बर्फ के कण हम बोल सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन थीम, यानी व्हाट यानी क्या, इज यानी है, द मेन यानी मुख्य, थीम का मतलब होता है विषय वस्तु। क्या होता है? विषय वस्तु। ऑफ यानी की, द पोइम यानी कविता, यानी कविता की विषय, यानी कविता की मुख्य विषय वस्तु क्या है? कविता की मुख्य विषय वस्तु क्या है? कौन सी कविता की? डस्ट ऑफ स्नो। इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है, उसी के बारे में इसमें बताना है। तो देयर आर सम सिंपल एक्शंस, देयर आर सम, यहां सम यानी कुछ, सिंपल यानी साधारण, एक्शंस यानी कार्य, दैट यानी जो, लीव का मतलब यहां पे प्रभाव डालना है, इंपैक्ट मतलब प्रभाव, और लीव का मतलब यहां पे एक प्रकार से डालने शब्द से है। वैसे लीव का मतलब छोड़ना होता है ना, प्रभाव छोड़ना, ठीक है। एक ग्रेट यानी बड़ा, इंपैक्ट यानी प्रभाव, ऑफ ह्यूमन माइंड यानी मानव मस्तिष्क पर, यानी यहां कुछ कार्य है जो मानव मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते, कुछ यहां पर ऐसे कार्य है जो मानव मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। आ रही क्या बात समझ में? लोकेश बताओ भैया, लीव का मतलब क्या होता है? ये लो, होश में नहीं हो, अरे भैया भी जस्ट बताया है? वो कहते हैं ना कि भाई जग में खो जाने वाले तो अक्सर मिल जाया करते हैं, लेकिन जब अपने ही आंगन में खो जाए तो उसको इतनी आसानी से ढूंढना मुमकिन नहीं है। आ रही बात समझ में? अगर ये भैया घर पे रहता तो हम ढूंढ लेते कि भाई फलाना के घर गया होगा, लेकिन हमारे यहां अपने आंगन में बैठा है, अब इसका कोई पड़ा हो, फ्रेंड्स है, इसको पकड़ पाएंगे क्या? ढूंढ नहीं पाएंगे। तो भैया लीव का मतलब क्या, अभी बताया मैंने, लीव का मतलब छोड़ना होता है, लेकिन यहां पे क्या है? प्रभाव डालना सबसे है। अभी जस्ट बताया था, ध्यान ही नहीं है। राम बोरोसी सिस्टम चल रहा है। वो कहते हैं ना कि मोर को वही पुकारना चाहिए जहां बादल बरसे, जब बादल ही नहीं बरसे तो पुकारने से क्या फायदा है? भाई हमें भी वही समझना चाहिए जहां समझने की कोई कोशिश करे। हम बोल रहे हैं, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा तो हम मूर्ख हैं, वो मोर मूर्ख है, बेकार में पुकार रहा है। तो भैया ध्यान दो। तो यहां पर जो कुछ कार्य है, क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है, इसकी मुख्य विषय वस्तु, कहने का मतलब मुख्य शीर्षांक क्या है, शीर्षक क्या है? तो यही है कि मानव मस्तिष्क के ऊपर उसके कार्यों से बहुत बड़ा प्रभाव डाला जा रहा है, ये इसका मुख्य विषय वस्तु है। कवि हेमलॉक नामक पेड़ के नीचे बैठा था, जो विषैला पेड़ है ना, जब उसी पेड़ से बर्फ के कण या बर्फ की धूल, या फिर हम हमारी भाषा में समझ सके बर्फ की कुछ बूंदें
जैसे मान लो आप सो रहे हो या फिर आंखें खुली हैं लेकिन हो नहीं, आंखें खुली हैं लेकिन देख नहीं पा रहे, ऐसा होता है ना, फिर ऐसे ऐसे करना पड़ता है। हाँ, जग रहे हो नहीं। तो उस स्थिति में अगर आपको ठंडे पानी के छाते दे दिए जाए तो खोपड़ा एक्टिव होगा नहीं होगा? वही बात यहां पे लागू हो रही है कि जब ऊपर से ये बूंदे गिरी तो ये आउट ऑफ रेंज था। कहने का मतलब वही बातों में मगन मस्त था। सोमदत्त वाली कहानी सुनी आपने? हैं? दिल्ली आटा मांग करके ले करके और अपने झोपड़ी में बीचों बीच वो मटका लटका दिया और उसमें डेली आटा ला करके डाले, है ना? और ऐसे देखता शाम को आधा भर गया और थोड़ा सा और 10 15 20 दिन, महीने 20 दिन लगेंगे। सोच रहा है पड़ा भर दूंगा, इसको बेच दूंगा, घोड़ा ले आऊंगा, उससे पैसे कमाऊंगा, है फिर और सामान खरीद लूंगा, जमीन दौलत ऐसो आराम, बीवी बच्चे गलती करेंगे, इसको लात की मारूंगा। तो लात की मार के क्या फूट गया? कहानी खत्म। ये लो, जिसके लिए सपने बुन रहा था वो सपने माटी में मिल गए। तो वही सपने ये बुन रहा था और सारे सपने किसने खत्म कर दिए? इस बर्फ की धूल ने खत्म कर दिए, बर्फ की बूंद ने खत्म कर दिया। उस वैसेले पौधे के ऊपर जैसे बरसात में पानी की बूंदें टपकती है ना पेड़ के नीचे, बंद हो जाने के बाद भी उसमें रहती हैं, ऐसे ही जब ये सोच रहा था तो आधा समय, कहने का मतलब सुबह 7 बजे से उसमें स्टार्ट किया, 12 बज गई। अगर वो बरसात की बूंदें ना गिरती तो शायद पूरा दिन इसका क्या चला था? खराब, आलस्य में। लेकिन उस बरसात की बूंद ने इसको क्या कर दिया? एक्टिव कर दिया, बाकी का समय इसने बचा दिया। तो ये कविता समझाना चाह रही है कि आप हमेशा एक्टिव रहो, ठीक है? सपनों में मत खो, हकीकत के सपनों में खो, नींदों के सपनों में नहीं। आ रहा भैया समझ में? आप ही को समझा रहे हैं, इनको नहीं बोल रहे हम। आगे ध्यान दो। द फॉलिंग का मतलब गिरना, और FEEL फील का मतलब, ठीक है ना, उसने समझाया था। और FEEL फॉल यानी गिरना, और ING और एक्टिव फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो गया कंटिन्यूअस टेंस ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, यानी जो डस्ट है, धूल है किसकी? बर्फ की धूल का गिरना, चेंज यानी परिवर्तन लाना, द पोइट्स मूड यानी कवि के खोपड़े को, मानसिक दशा को बदलना है। बरसात की या फिर जो बर्फ की जो धूल है, इस धूल ने कवि का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, खोपड़ा है, उसको क्या कर दिया? उसने बदल दिया। इसलिए जो बर्फ की जो धूल है, कण है, उस कण का प्रभाव मानव के ऊपर बहुत ज्यादा, मानव मस्तिष्क के ऊपर बहुत ज्यादा डाला गया है। ये इसका शीर्षक है। समझ में आया क्या? आ गया? नहीं भी आए तो भैया यस करना है। मुझे भी नहीं पता, है ना? ध्यान दो आगे। अगला है फायर एंड आइस, दूसरी पोएम है, और कंप्लीट रूप से जो भी इसके राइटर हैं उनका आप ध्यान रखो या ना रखो, क्योंकि पहले यानी एक्सट्रैक्ट यानी एक्सप्लेन पोएम वगैरह हमें करनी पड़ती थी, स्टेंजा वगैरह ऐसे करना पड़ता था, रेफरेंस, कॉन्टैक्ट, एक्सप्लेनेशन। 9th क्लास में तो अभी भी है, बाकी 10th क्लास में अब हटा दिया है। अब क्या है? केवल पोएम का जो पेसेज है या फिर स्टेंजा है उसी में से प्रश्न उत्तर, साथ में 2 प्रश्न उसके आएंगे, 2-2 4 नंबर के, और 2 प्रश्न आपके इस प्रकार से आएंगे जिनका आंसर आपको देना है, जो स्टेंजा से कोई ताल्लुका नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो पहले पोएम का यानी नाम ध्यान रखना बेहद जरूरी होता था। क्यों? क्योंकि हमें यानी जब उसका रेफरेंस लिखना पड़ता था, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, है ना? हाँ, कंपोज्ड बाय द, कौन सा पोएम का नाम है, यानी पोइट का नाम है, उस पोइट का नाम लिखना पड़ता था। लेकिन अब इतना विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है?
तो फायर एंड आइस यानी अग्नि और बर्फ। अगर अग्नि का ही पर्यायवाची शब्द है ना आग, है ना, आग, अग्नि, अनल, पावक, यही है ना। जब उसमें जैसे ना अग्नि में आहुति दो, है ना, अगर वहां पे पंडित बोल दिया आग में आहुति दो, उल्टा सिस्टम हो जाता है ना आपने, है? चलो ध्यान दो, यहां पर जो बर्फ है इसको घृणा और इसको तृष्णा। घृणा और तृष्णा में क्या अंतर है? घृणा समझते हो? आई हेट यू, मैं आपसे घृणा करता हूं, सुना है ना। और तृष्णा, घृणा करना, तृष्णा अनंत, कहने का मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा, है ना। आज हमारे घर में भीजना है, इच्छा रहेगी पंखा लग जाए, पंखा है तो फिर इच्छा रहेगी कूलर है, ये तृष्णा है ना, ठीक है ना। ये अनंत है, अनंत यानी कभी मानव की इच्छा समाप्त नहीं हुई। और घृणा नफरत करना, तो सबसे ज्यादा कहने का मतलब दोनों ही पूरे विश्व को विनाशकारी स्थिति की तरफ लेके जाते हैं। आ रही ना बात समझ में? ये अग्नि और बर्फ से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। ध्यान दो प्रश्न में कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यानी क्या, डू यू यानी आप, थिंक यानी सोचते हो, अबाउट यानी के बारे में, द एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार का अंत। क्या करे हुए किसको? ये बंद नहीं होगा आपसे, ये बंद नहीं होगा, बस बढ़ दो। देखो वही गर्मी उतारने के लिए समझा रहे भैया। What do you think about the end of the world? What यानी क्या, do you यानी आप, think यानी सोचते हो, about यानी के बारे में, किसके बारे में, यानी संसार के अंत के बारे में आप क्या सोचते हो, कैसे अंत होगा, हैं? Do you agree? हालांकि जो हमने इंपॉर्टेंट पर्सन का टिक मार्क करवाया था वो यहां तक ही था, है ना। आगे का पर्सन इसमें इंक्लूड है तो ये भी हम समझा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं, और कभी कभी होता है कभी ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा, दोनों में से एक। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि सर ये तो था ही नहीं पास में, है ना। डू यू हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में, तो इसका मतलब क्या होता है ना? क्या आप एग्री यानी सहमत हो विथ द व्यू ऑफ द पोइट। यहां पे व्यू का मतलब वैसे देखना होता है, लेकिन यहां पे व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है। यानी क्या आप कवि के दृष्टिकोण के साथ सहमत हो, यानी कवि का जो दृष्टिकोण है उससे सहमत हो, तो आई एग्री विथ द व्यू ऑफ द पोइट, यानी मैं कवि के दृष्टिकोण से सहमत हूं। क्यों सहमत हूं? क्योंकि कवि ने जो बात बताई है वो अच्छी बताई है। कैसे? कि द अनविलिंग, अनविलिंग का अनएंडिंग का मतलब क्या होता है? जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। लॉस्ट, LUST का मतलब होता है वासना। एंड इन और डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा, LUST वासना, है ना। एंड डिजायर विल बी द क्योज, क्योज का मतलब क्या होता है? कारण, ठीक है। यानी अनंत वासना और इच्छा विल बी क्योज यानी कारण हो जाएंगे, कारण हो जाएंगे ऑफ हेटेड घृणा के, किसके? घृणा के। विच यानी जो, विल बी द क्योज
यानी जो कारण हो जाएंगे ऑफ द एंड, यानी अंत, यानी ये जो कारण है घृणा, ये क्या है? अंत है किसका? ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार। आ रही बात समझ में? दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं कि आई एग्री, यानी मैं सहमत हूं, विथ द व्यू, यानी दृष्टिकोण के साथ में, ऑफ द पोएट, यानी कवि के, यानी मैं कवि के दृष्टिकोण के साथ में सहमत हूं। द अनएंडिंग लॉस्ट एंड डिजायर्स, यानी अनंत इच्छा और वासना विल बी द क्योज, यानी कारण बन जाएंगी। किसका कारण बनेगी? घृणा, घृणा का कारण बनेगी। और ये जो घृणा है ना, ये किसका कारण बन जाएगा? संसार के अंत होने। अर्थात संसार के अंत में सबसे ज्यादा जो बड़ा योगदान हुआ है वो किसका हुआ है? बर्फ का। बर्फ को तो घृणा बोला गया है ना। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आपत्ति, डिफिकल्टी है क्या? नहीं है? ठीक, आज के लिए इतना काफी है। क्या करें बहन? हाँ, घृणा। फायर का बता दिया हमने। फायर का मतलब है तृष्णा। हाँ, इच्छा, तृष्णा, ठीक है ना।